हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे थे, इसमें 75 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्वेश्चन है, आरएनए संश्लेषण के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक को उस द्वारा संकेतित किया जाता है। देखिए, अब एग्ज़ाम हमारा बहुत पास है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम अब हमारे पास नहीं है। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को मार्क करते हुए चलेंगे, क्योंकि कल के दिन आपको एक लंबा वीडियो यानी मैराथन क्लास केवल क्वेश्चन आंसर का सारे टॉपिक से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसको अपने सभी जानने, सभी रिश्तेदारों, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन है, आरएनए संश्लेषण के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक को उस द्वारा संकेतित किया जाता है। ऑप्शन है थायमिडीन, यूरिडीन, साइटोसिन या फिर गुआनोसिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिडीन। यूरिडीन एक ग्लाइकोसिलेटेड पैरामिडीन एनालॉग है जिसमें बीटा N1 बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से यूरेसिल एक राइबोज रिंग से जुड़ा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण होता है, इसी को आप लोग राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए के नाम से जानते हैं। इसका संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, कोशिका द्रव या फिर हरित लवक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियोलस में होता है। यह आरएनए का एक घटक है और सभी जीवित जीवों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए द्वारा आरएनए निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? डीएनए द्वारा आरएनए निर्माण की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। हम लोगों ने पहले ही देखा, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। डीएनए द्वारा जो आरएनए बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से डीएनए बनता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्ट्रॉन के संदर्भ में, सिस्ट्रॉन रिफर टू फंक्शन यूनिट ऑफ जीन, म्यूटेशनल यूनिट ऑफ जीन, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट ऑफ जीन या फिर यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। सिस्ट्रॉन क्या है? तो सही हो जाएगा, सिस्ट्रॉन जो है वो जीन की कार्यशैली इकाई है, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। जीन की कार्यात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह जीन की क्रियात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है, उसी तरह यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से किसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज। डीएनए रिप्लिकेशन यानी डीएनए का द्विगुणन की दिशा क्या है? तो डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो 5-3 में होता है। पहले 5 आता है फिर 3 आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पादप में 2 जीन ए और बी सहलग्न है। जब इस पादप को गामा किरणों के प्रभाव में रखा जाता है तो इसकी संतति में ये जीन स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसा संभव है ट्रांसलोकेशन के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा, इन्वर्जन के द्वारा या फिर रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूटेशन के द्वारा। ठीक है, एक पौधे में 2 जीन ए और बी जुड़े हुए हैं। जब यह पादप गामा किरणों के संपर्क में आते हैं तो इनकी संतति से पता चलता है कि ये जीन इनकी संतति से पता चलता है कि ये जीन अब स्वतंत्र हो गए हैं। या उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है, क्योंकि उत्परिवर्तन में वंशानुगत सामग्री के जीन में अचानक परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 में खुराना एवं अन्य ने जिस प्रथम जीन का रासायनिक संश्लेषण किया था वो कौन सा था? तो 1970 में खुराना ने जो खोजा था वो एनाइल टी आरएनए जीन था। ठीक है, एनाइल टी आरएनए जीन, एनाइल ट्रांसफर आरएनए जीन का रासायनिक संश्लेषण किया था। किसने किया था? खुराना और लोगों ने मिलकर। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। कौन खुराना? हरगोविंद खुराना जी। ओके, अगला क्वेश्चन, एंटीकोडान में न्यूक्लियोसाइड का क्रम पूरक है। एंटीकोडान में न्यूक्लियोसाइड का क्रम पूरक क्या है? तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए जो है वो एंटीकोडान में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूरक है, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटीकोडान पूरक होता है। एंटीकोडान किसका पूरक होता है? तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट है। ठीक है,
न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का mRNA जो है ये पूरक होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीकोडॉन mRNA में न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का पूरक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको बीडल योम टेटम ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी? स्टार मार्क करिएगा। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसके बारे में दिया गया? तो सबसे पहले जानिए दिया किसने? बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया। किसके बारे में दिया? तो न्यूरोस्पोर में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1941 में बीडल एवं टैटम ने न्यूरोस्पोर नामक एक कोशिकीय कवक अर्थात फफूंद जो है, जिसे आप फंगस कहते हैं, इस पर अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि प्रत्येक जीन में एक निर्दिष्ट एंजाइम के संश्लेषण का संदेश होता है। इसी को वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना कहा जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया? बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया। किसमें दिया गया? न्यूरोस्पोर में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब दिया गया? 1941 में। और इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एटीपेज पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन या फिर इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस या फिर इनर मेम्ब्रेन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एंजाइम एटीपी जो है, एटीपेज एंजाइम जो है, ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कैरी वी मुलिस को 1973 का रसायन में नोबेल पुरस्कार उनके कार्यों के लिए दिया गया। मतलब वो कौन सा कार्य था जिसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया? तो हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ा है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विसूत्रीय डीएनए की माप 34 माइक्रोन मीटर है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े उपस्थित होंगे? एक द्विसूत्रीय डीएनए की माप 34 माइक्रोमीटर है, तो इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड जोड़े उपस्थित होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के बीच मतलब प्रत्येक जोड़े के बीच 3.4 माइक्रोमीटर की दूरी होती है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 10। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक ओकाजी फ्रेगमेंट में 5 सिरे मतलब 5 मिनट सिरे पर होता है, क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के 5 सिरे पर न्यूक्लियोटाइड होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। ऑप्शन बी यानी कि आरएनए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, सॉरी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के द्विगुणन को प्रारंभ करता है? तो डीएनए के द्विगुणन को प्रारंभ करने वाला डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकृत प्रक्रिया की शुरुआत प्राइमेज द्वारा की जाती है। प्राइमेज डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए आरएनए प्राइमर को संश्लेषित करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कूटक समूह पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के समाप्तिकरण का कारक है? तो हमने इसके बारे में पढ़ा है UAA, UAG और UGA। ये जो होता है ये समाप्ति का कारक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट टाइम ये जो हमारी मेहनत है आपको कैसी लगी, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ा करिए, जो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और आजकल आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर मतलब ऐसे ही चलता रहा तो फिर सोच लीजिए, मुझे भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। pyrimidine डाइमर्स इन डीएनए आर फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज टू। डीएनए में पिरामिडीन डाइमर बनता है जब कोशिका को प्रभावित किया जाता है। कैसे बनता है? परावैंगनी प्रकाश से। कैसे? परावैंगनी प्रकाश से, अल्ट्रावायलेट लाइट से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के प्रथम कोडान हमेशा AUG होता है। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन के समय इस कोडान की पहचान करने वाला अणु कौन सा था? तो वो जो अणु था वो था F में tRNA। ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब एग्जाम में बहुत टाइम नहीं बचा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके हम पढ़ें। और इसमें जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बुक ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग का सब्सक्राइब लाइक कमेंट बंद हो गया, तो अब मुझे भी थोड़ा सा हरासमेंट हो रहा है। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तब मैं आगे के टॉपिक करवा पाऊँगी, नहीं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने बहुत मतलब मुझे मोटिवेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, और आपका कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब डीएनए में प्रत्येक कुंडली चक्कर
में बेसों की संख्या होती है तो जड़ डीएनए के प्रत्येक कुंडली चक्कर में 12 बेस होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने बेस होते हैं? 12 बेस पेयर होते हैं। ठीक है। अगला, एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? फ्रेंड्स सॉरी अगर आप लोग में से किसी को भी बुरा लगा हो, मैं यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये जो मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ उसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं मांग रही हूँ। आपका जितना भी डिमांड आता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, मैं उसको पूरा कराने की कोशिश करती हूँ, जिसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। बस मेरा अनुरोध है आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बस ये मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य है और यही लिए आप गुरु दक्षिणा समझ के इतना कर दिया करिए। ठीक है। क्वेश्चन है, एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3। एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स में डीएनए सैंपल की केवल एक सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है, जैसे कि रक्त धब्बे की श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए को पीसीआर के माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की सर्वाधिक लंबाई जो प्लाज्मिड में क्लोनिंग की जा सकती है वह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,000 बीपी। देखिए आज मेरा मोरल डाउन हो गया। सच कहूँ तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैंने सोचा एक बार आप लोगों से कह दूँ, शायद आप लोग मेरे मोटिवेशन को दोबारा से मतलब कुछ कर सको। आप लोग को लग भी रहा होगा कि मैं मतलब जैसे बिना मन के वीडियो बना रही हूँ। ठीक है। डीएनए की सर्वाधिक लंबाई 15 केवी होती है, जिससे प्लाज्मिड में क्लोनिंग की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए प्रकृति प्रक्रिया है परिक्षेपी, अपरिमित, परिमित या फिर अर्धपरिमित? एल्टीग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है कि डीएनए प्रकृति यानी कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन कौन सी प्रक्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा सेमी कंजर्वेटिव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी, डीएनए प्रकृति प्रक्रिया सेमी कंजर्वेटिव होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जंपिंग जीन पाए जाते हैं, जंपिंग जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जंपिंग जीन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है? सल्फर युक्त अमीनो एसिड सिस्टेन, सिस्टीन और मिथायोनिन है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिस्टेन, सिस्टीन, मिथायोनिन। अगर पूछा जाए अम्लीय अमीनो अम्ल तो एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक है, ये अम्लीय अमीनो अम्ल है। अगर पूछा जाए क्षारीय अमीनो अम्ल तो लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये नहीं, लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन ये क्षारीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए अणुओं के शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो डीएनए की खोज, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। कब दिया था? 1953 में। और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो लेवल डैश के सहयोग से डीएनए संश्लेषण का अध्ययन किया जाता है? थायमिडीन में डीएनए संश्लेषण का अध्ययन रेडियो लेवल के सहयोग से किया जाता है। किसमें किया जाता है? थायमिडीन में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन डीएनए द्वारा निर्मित है, इस प्रयोग को समर्थन करने वाले, जीन डीएनए द्वारा निर्मित है इसको किसने समर्थन दिया? तो एवरी और उनके सहयोगियों ने इसको समर्थन दिया कि जीन जो है वो डीएनए द्वारा निर्मित है। इनमें से कौन सा कोडान का सूत्रपात करता है? तो यूएजी का सूत्रपात कोडान होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाहक आरएनए में त्रिक कोडान जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है कौन सा होता है? यानी कि जो ट्रिपलेट कोडान है जो आरंभ बिंदु होता है वो कौन सा होता है? सही जवाब हो जाएगा AUG। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वाहक आरएनए में त्रिक कोडान जो समानता प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वो है UAG, जबकि UAA, UAG और UGA को समापन कोडान कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरंभ कौन सा है? AUG और समापन कौन सा है? तो 3 समापन है, UAA, UAG और UGA। निम्नलिखित में से एक निदान पद्धति है यानी कि डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
एलिशा। एलिशा जो है ये एक डायग्नोस्टिक पद्धति है। इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एशी, ये इसका पूरा नाम है। एलिशा परीक्षण जो है ये एड्स वगैरह में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है फॉरेंसिक विज्ञान में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें उपयोगी है? फॉरेंसिक विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विसूत्रीय डीएनए में 18% साइटोसिन है तो दूसरे क्षारकों का प्रतिशत क्या है? तो दूसरे, इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगर 18% साइटोसिन है तो एडेनिन 32%, थायमिन 32% और ग्वानिन 18%, ठीक है। क्यों? क्योंकि एडेनिन और थायमिन ये हमेशा इक्वल होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन ये हमेशा इक्वल होते हैं। एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से बने होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है। डीएनए का वो कौन सा खंड है जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेकॉन। रेकॉन डीएनए का खंड है जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए अणु की विशिष्ट स्थल के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम। एंजाइम जो बैक्टीरिया से निकाला गया है, इसका उपयोग आनुवंशिक विज्ञान में डीएनए के फास्फोडाइएस्टर बंधों को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर या फिर मॉलिक्यूलर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए को देखने के लिए डीएनए खंडे को रंजित किया जाता है। डीएनए को देखने के लिए जो डीएनए के खंड है उन्हें किसके द्वारा रंजित किया जाता है? तो एथिलियम ब्रोमाइड के बाद परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश से दीप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए GAATTC। पैलिंड्रोमस अक्षरों का वह समूह जिसके दोनों तरफ से पढ़ने पर समान उच्चारण होता है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है। एक न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? तो एक न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फास्फेट समूह प्लस पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन क्षार के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक। अगर ये मिलेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पूछा क्या है? न्यूक्लियोसाइड। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली उत्परिवर्तन है? सही जवाब ऑप्शन डी नाइट्रोसोगुआनिडीन, ठीक। ये सबसे शक्तिशाली यानी कि पोटेंट म्यूटेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को अनुप्रस्थ परिवर्तन कहा जाता है? एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन साइटोसिन, थायमिन साइटोसिन यूरेसिल, यानी कि ट्रांसवर्स किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडेनिन थायमिन। ट्रांसवर्स एक प्रकार का उत्परिवर्तन है जिसमें प्यूरिन बेस को पिरामिडिन बेस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। पहली बार ट्रांसवर्स को ई फ्रेस ने 1959 में दिया गया था। एडेनिन तथा थायमिन दो हाइड्रोजन बंधों का एक समूह है, यानी कि एडेनिन जो है वो थायमिन से जुड़ता है। साइटोसिन और गुआनिन ये 3 बंधों से जुड़ता है, 3 बॉन्ड इसमें लगे होते हैं, ठीक है। एडेनिन और थायमिन जो है यही उत्परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन, पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड द्वारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसी को ट्रांसवर्जन कहा जाता है, ट्रांसवर्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह डीएनए यानी सैटेलाइट डीएनए है? कौन सा सैटेलाइट डीएनए है? तो डीएनए ऑफ क्या लिखा है यार, रिपीटेटिव जीन, यही सैटेलाइट डीएनए होता है। डीएनए अणुओं में उपस्थित छोटे छोटे खंड जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का निश्चित क्रम सैकड़ों या हजारों बार होता है उसे पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। डीएनए का वह खंड जिसमें 11 से 60 क्षार युग्म हो उसे सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए द्विकुंडलिन के एक पूर्ण चक्र की लंबाई क्या होती है? यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है उसकी लंबाई क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा 3.4 मीटर, ठीक, 3.4 मीटर। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि अगर डीएनए में एक
चक्र में कितने क्षार युग्म होते हैं? तो 10 क्षार युग्म होते हैं। कितने? 10 क्षार युग्म होते हैं। पूर्ण चक्र लंबाई 3.4 नैनोमीटर होता है। इसी को आप 34 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, ठीक है। और अगर दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी पूछ लिया जाए तो दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी 34 नैनोमीटर होता है या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। ये दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 34 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ 34 नैनोमीटर है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए डीएनए हेलिक्स का व्यास कितना होता है, ये दोनों हेलिक्स का व्यास, इन दोनों के बीच ये जो डीएनए ऐसे ऐसे बना होता है ना, तो यहाँ का व्यास क्या है? तो ये 20 डायमीटर है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम या 20 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कोडान मिलकर क्या बनाते हैं? एक कोडान मिलकर 3 क्षार बनाते हैं। एक कोडान जो है 3 क्षारों से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक कोडान 3 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, एक पॉली ए अनुक्रम हमेशा के लिए कोड करता है। पॉली ए अनुक्रम हमेशा के लिए क्या कोड करता है? तो लाइसिन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोडान समापन कोडान है सिवाय, यानी कि 3 समापन कोडान होते हैं, मैंने आपको बताया। तो पूछा जा रहा है कौन सा समापन कोडान है। तो यहाँ पे जो AUG है ये तो स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ कोडान है ना, तो इन तीनों को छोड़कर ये प्रारंभ कोडान है और ये तीनों जो है समापन कोडान है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ई कोलाई का आनुवांशिक कोडान समान नहीं है। मानव आनुवांशिक कोड के, पक्षी आनुवांशिक कोड के, माइकोबैक्टीरियल आनुवांशिक कोड के, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल आनुवांशिक कोड के समान नहीं है। ई कोलाई जेनेटिक कोड जो है माइटोकॉन्ड्रियल आनुवांशिक कोड के समान नहीं है। आनुवांशिक कोड लगभग सार्वभौमिक है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल और कुछ प्रोटोजोन को छोड़ के सभी जीवों में समान अमीनो एसिड के लिए एक विशेष कोडान होता है। लेकिन जो ई कोलाई है ये चेंज है, ठीक है। PGT बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए प्रकृति के वाटसन और क्रिक विचारों को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। किसने किया? ऑसनबर्ग, मेसलसन, यही जवाब सही हो जाएगा। ऑप्शन बी मेसलसन। सर्वप्रथम मेसलसन और स्टाहल ने प्रोकैरियोटिक जीवों में यानी कि ई कोलाई में डीएनए द्विगुणन को अर्धसंरचनात्मक प्रक्रिया को प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रेन ज़्यादातर स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव हैं और एक विशेष कल्चर माध्यम से स्ट्रेप्टोमाइसिन की आवश्यकता होती है। इस स्ट्रेप्टोमाइसिन निर्भरता का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा जीन के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन भविष्य की पीढ़ी के लिए सबसे हानिकारक है? तो भविष्य की पीढ़ी के लिए जो सबसे हानिकारक है वो है इन्वर्जन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्वर्जन है क्या? तो यह एक प्रकार का अंतरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है जिसमें गुणसूत्र का एक भाग अलग होकर पुनः उल्टा जुड़ता है। इसके फलस्वरूप बंधता उत्पन्न होती है तथा यह भविष्य के लिए हानिकारक होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म क्या है? प्यूरिन को पिरामिडिन से जोड़ना, पिरामिडिन को पैरामिडिन के साथ जोड़ना, उपयुक्त दोनों या पैरामिडिन के साथ प्यूरिन की जोड़ी। टाटोमेरिज्म क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरामिडिन के साथ प्यूरिन को जोड़ना ही टाटोमेरिज्म है, ठीक है। टाटोमर या टाटोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही प्रोवाइड कराया गया है, वहाँ से आप रिवीजन करते रहिए। यदि पुनर्संयोजन प्रतिशत 10 है तो गुणसूत्र पर संबंधित जीन के बीच की दूरी मानचित्र इकाइयाँ होंगी। कितनी होंगी? अगर पुनर्संयोजन प्रतिशत 10 है तो मानचित्र की इकाइयाँ भी 10 होंगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक रिकॉम्बिनेंट बराबर 1 मैप यूनिट होता है, इसलिए 10 रिकॉम्बिनेंट बराबर 10 मैप यूनिट होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइबोन्यूक्लियेसेस उदाहरण हैं। राइबोन्यूक्लियेसेस किसके उदाहरण हैं? हाइड्रोलेजेस, इसी का पहला जवाब सही हो जाएगा। राइबोन्यूक्लियेसेस जो है एक हाइड्रोलेज श्रेणी का एंजाइम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा RNA है? तो हम सभी को पता है tRNA सबसे छोटा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। tRNA को ही ट्रांसफर RNA कहते हैं। rRNA जो है इसका निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है, जबकि mRNA का स्थानांतरण
टीआरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीआरएनए के कूटरोधी लूप में होते हैं। टीआरएनए के कूटरोधी लूप में क्या होते हैं? तो 7 अनपेयर बेस होते हैं। ठीक है, टीआरएनए के जो एंटीकोडॉन लूप है उसमें 7 अनपेयर बेस होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो अभी हम लोगों ने देखा था बीडल एंड टॉटम के द्वारा वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत जो है वो दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। डीएनए के द्विगुणन के समय लीडिंग सूत्र के संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइमों को क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों से सही चुनाव कीजिए। इसमें आपको क्रमबद्ध करना है और सही चुनाव करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था। और डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है। इस स्वद्विगुणन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होता है वो होता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? तो यह सूत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। उसके बाद इसमें कार्य करता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? तो यह डीएनए के 2 सूत्रों को खोलता है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, यह क्या करता है? तो यह आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? तो ये नई डीएनए श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये सभी मिलकर इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट का विकुटन किया गया किसके द्वारा? तो सही जवाब हो जाएगा नीरेनबर्ग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आनुवांशिक कूट को सर्वप्रथम नीरेनबर्ग ने 1961 में विघटित किया था। डेसीफर्ड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेम्पलेट सिद्धांत के अनुसार अमीनो अम्ल पहले किसके संपर्क में आता है? तो टेम्पलेट सिद्धांत के अनुसार अमीनो अम्ल पहले टीआरएनए के संपर्क से जुड़ता है। टीआरएनए अमीनो अम्ल के वाहक का कार्य करता है और उन्हें कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन मुख्यतः बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? तो जो जीन होते हैं ये डीएनए के द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। जीन, अगर आपसे पूछा जाए जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन है क्या? तो डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कोड हो यानी जेनेटिक कोड रहता है, उसी को जीन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह परिघटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषज्ञ को प्रभावित करते हैं क्या कहलाती है? तो वह परिघटना पीलियोट्रॉपी कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें एक जीन एक से ज़्यादा विशेषज्ञ यानी सिंगल जीन जो है वो इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेड इज कॉल्ड। ठीक है, एक से ज़्यादा विशेषज्ञ को प्रभावित करता है, वह कहलाता है पीलियोट्रॉपी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? तो डीएनए का संश्लेषण रिप्लिकेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, अगला, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज cDNA बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज cDNA बनाता है। cDNA को पूरक डीएनए कहते हैं। या एक द्विकुंडलित डीएनए है जिसका निर्माण एकल कुंडलित आरएनए या माइक्रो आरएनए टेम्पलेट पर रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज विकर की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या समपूरक डीएनए भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? तो हम सभी को पता है एचआईवी वायरस का जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? तो ये एक प्रोटोजोआ है और यह मलेरिया डिजीज कॉज करता है और इसका जेनेटिक डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। स्टेफिलोकोकस क्या है? तो ये एक जीवाणु है जो निमोनिया कॉज करता है और इसका भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये एक विषाणु है, एक वायरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। लेकिन एचआईवी जो है ये एड्स कॉज करता है, ये एक रेट्रोवायरस है और इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक अम्ल के साथ प्रोटीन पाया जाता है और इसका जेनेटिक मटेरियल SsRNA होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन, वाहक प्लाज्मिड के डीएनए
में अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश करना क्या कहलाता है? वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश करना जीन क्लोनिंग कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन क्लोनिंग क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए खंड एक साथ जुड़ जाते हैं और कोशिका में कई प्रतियों में निर्मित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण G2 फेज में होता है। एक सेल साइकिल होती है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सेल साइकिल है, इसमें होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। M फेज सबसे छोटा होता है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, सारी घटनाएं लगभग इसी में घटती हैं। इसी में सेल का डिवीज़न होता है, इसी में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद जो होता है सेल डिवीज़न होता है। इसी को माइटोसिस कहते हैं या फिर एम फेज कहते हैं। G1 फेज और G0 फेज, इसमें ग्रोथ फेज कहा जाता है G1 फेज को। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में होता है। G2 फेज में क्या होता है? तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस होता है। इसमें जो है माइटोसिस का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटीकोडॉन होते हैं, एंटीकोडॉन किस में होते हैं? तो एंटीकोडॉन टीआरएनए में होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में होते हैं? टीआरएनए में होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन उदाहरण है। लैक ओपेरॉन किसका उदाहरण है? अरेविनोस ओपेरॉन का, इंडिविल ओपेरॉन का, रिप्रेसिबल ओपेरॉन का या फिर ओवरलैपिंग जीन्स का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिविजुअल ओपेरॉन का उदाहरण है लैक ओपेरॉन। ठीक है, ओपेरॉन संकल्पना के अनुसार अधिकांश जीवों की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन द्वारा किया जाता है। लैक्टोज उपापचय करने वाले 3 एंजाइम जिसमें बीटा ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोज प्राइमरेज और थायोग्लाइकोसाइड ट्रांसलेज गुणसूत्रों में इन तीनों एंजाइम के जीन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ने वाला सबसे पहला अमीनो अम्ल कौन सा है? तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ने वाला सबसे पहला अमीनो अम्ल मिथियोनिन है। ऑप्शन ए सही जवाब। मिथियोनिन या मिथाइनोनिन जो है या किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ने वाला पहला अमीनो अम्ल है। AUG एक स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। स्टार्ट कोडॉन कौन सा है? तो AUG ये एक स्टार्ट कोडॉन है। यूकैरियोट में मिथियोनिन के लिए कोड करता है। अगला, प्रकृति में के समय प्रतिकीर्ति के समय यानी रिप्लिकेशन के टाइम डीएनए संश्लेषण करता है, क्या करता है? तो ये सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होता है, हमने अभी पहले भी देखा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिकीर्ति के दौरान डीएनए संश्लेषण अर्ध असंतत होता है। इस क्रियाविधि में अग्रणी तंतु लगातार संश्लेषित होते रहते हैं और लैंगिंग स्टेट असंतत रूप में संश्लेषित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, द्विसूत्री आरएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में पाया जाता है? तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है ये उंड ट्यूमर वायरस होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, उसमें जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी गई, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो हम सभी को पता है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया और ये क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया, कब दिया गया? 1953 में दिया गया। डीएनए में एडेनिन सदैव थायमिन के साथ यानी ए डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ा होता है और एडेनिन थायमिन ग्वानिन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा होता है। इसकी खोज के लिए 1962 में वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर 148 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।